हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी पीटी 365 की कल्चर सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 10th लेक्चर पे। यहाँ पे हम इशू नंबर 9.3 से 9.4 से बिगिन करेंगे और देखेंगे आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देख लेते हैं हमें कौन कौन से इश्यूज़ पढ़ने हैं। 9.4 से पहले कि अगर कोई भी इशू आपको देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए प्लीज़, जिससे कि सारे जो सीरीज़ हैं आपको टाइम पे मिलती रहे। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो @सिविल्स तैयारी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहे। जो भी आप PDF सर्च करते हैं सारी PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से आज हमें देखने हैं टॉपिक्स। तो गाइस, हम कल वाले लेक्चर में जलियांवाला बाग तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हमें देखना है आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में, नेहरू लियाकत एग्रीमेंट के बारे में, प्राइवी पर्स क्या होता है ये देखेंगे और इसका एबॉलिशन क्यों हुआ था ये भी देखेंगे। और बाकी कुछ इवेंट्स हैं जैसे कि बैटल ऑफ गलीपोली है और बाकी हमारी चीज़ें जैसे ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस है, इन सब के बारे में भी आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम यू गाइस टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। 9.3 तक कल वाले लेक्चर में हमने देखा था। आज हम 9.4 से आज़ाद हिंद गवर्नमेंट से देखेंगे और आज हम इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बिना वक्त गवाए हुए हम बिगिन करते हैं आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में। आगे मूव ऑन करते हैं, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की बात करते हैं। ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि 76वीं एनिवर्सरी जो है इनकी 76वीं एनिवर्सरी थी फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को सुभाष चंद्र बोस जी ने 21 अक्टूबर 1943 में इस्टेब्लिश किया था। ये एक प्रोविंशियल मतलब ये जो गवर्नमेंट थी ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी इंडिया की, और ये सिंगापुर में अस्थायी रूप से बनाई गई थी। ये अगर बात करें तो ये इसको गवर्नमेंट इन एग्जाइल के रूप में इसको माना गया था। मतलब ये एक निर्वासित अस्थायी भारतीय सरकार के रूप में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक फ्रीडम मूवमेंट का पार्ट था और ये 1940s मतलब ये स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा था। और इसका ओरिजिनेशन अगर देखें तो 1940 में हुआ था, इंडिया के बाहर हुआ था। और इसका पर्पस ये था कि एक्सेस जो पावर्स थी, देखिए 1940s में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ऐसे में जो वर्ल्ड है वो एक्सेस और एलाइड पावर्स के बीच में डिवाइडेड था। तो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो है एक्सेस पावर्स के साथ एलाइड थी, मतलब ये एक्सेस पावर्स के साथ थी। और ये इसका एक ही मोटिव था, एक्सेस पावर्स। देखिए दुश्मन का दुश्मन जो है हमारा दोस्त होता है, तो एक्सेस पावर्स हमारा जो दुश्मन था ब्रिटिश रूलर, इसकी दुश्मन थी। इसीलिए इंडियन जो आज़ाद हिंद फौज है इसने एक्सेस पावर्स को अपना दोस्त बना था, दोस्त की तरह इनके साथ व्यवहार करते थे। और इनका मोटिव सिर्फ एक था कि ब्रिटिश रूल को भारत से क्रांतिकारी आंदोलन के तहत या आर्म्ड स्ट्रगल के तहत इसका अस्तित्व मिटा दिया जाए। एग्जिस्टेंस अगर ब्रिटिश आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की देखें तो ये इसकी एग्जिस्टेंस से एक जो लेजिटिमेसी थी हमारी वो बढ़ गई थी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। मतलब आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने जो है हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम है इसको बहुत बेहतर प्राप्त करवाई थी। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स अल्टीमेटली डर गए थे कि अगर इंडियंस जो है इंडिया के बाहर जा कर के एक आर्मी फॉर्म कर लेते हैं, और वो भी ब्रिटिश मतलब मॉडर्न आर्मी की तरह थी INA, तो इससे हमारी जो अब एग्जिस्टेंस है उसको खतरा है। और इसी वजह से अल्टीमेटली जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है वो मजबूत हुआ था, काफ़ी बेनिफिट हुआ था इस आर्मी से और इस हमारी जो गवर्नमेंट थी आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, इससे। अब आज़ाद हिंद फौज और INA बहुत क्रूशियल हैं। इन्होंने इंडिया का जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है इसको बहुत बल प्रदान किया था। इंटरनेशनली हमें सपोर्ट मिला था, जापान का सपोर्ट मिला था, हमें जर्मनी का सपोर्ट मिला था, एक्सेस पावर्स का सपोर्ट था। अब इंडियन नेशनल आर्मी की बात करते हैं। ये क्या थी? इंडियन नेशनल आर्मी का जो आइडिया है सबसे पहले मोहन सिंह के द्वारा कंसीव किया गया था। इसकी जो परिकल्पना थी ये मोहन सिंह के द्वारा मलाय में की गई थी। इंडियन नेशनल आर्मी जो है ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के द्वारा फॉर्म की गई थी। प्रिजनर ऑफ वॉर आपको पता होगा, जब कोई युद्ध होता है तो जो हमारी जो अपोजिट आर्मी है वो कुछ अगर हमारे सोल्जर्स को कैप्चर कर ले उन्हीं को प्रिजनर ऑफ वॉर कहा जाता है। तो ये इनिशियली ये सारे लोग जो थे इंडियन नेशनल आर्मी के जो भी मेंबर्स थे, ये सभी ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे।
और इनको एक्सेस पावर्स ने कैद कर लिया था। तो ये जो है एक्सेस पावर्स के प्रिजनर ऑफ वॉर थे और इनको जो है जापान में कैप्चर किया गया था, जापानीज़ के द्वारा सिंगापुर में कैप्चर किया गया था, मलेशिया और बाकी कंट्रीज़ में, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ में कैप्चर किया गया था जापानीज़ के द्वारा। तो क्योंकि ये जो है इंडियन ओरिजिन के थे और जापानीज़ ने इनको जो है बहुत अच्छे से ट्रीट किया था और जापानीज़ इनके साथ मिलकर के तैयार हो गई थी इनको सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि ब्रिटिशर्स को हराया जा सके। 1 सितंबर 1942 को पहली डिवीज़न जो है इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्म हुई थी और मेन टास्क था इस डिवीज़न का कि इनको जो है ये जो इनका गैदरिंग का टास्क था, ये सारा रास बिहारी बोस जी ने किया था। ये बहुत बड़े स्टैलवर्ड थे, मतलब फ्रीडम मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा कद है, बहुत ये जो है बहुत अच्छे नेता थे, प्रखर नेता में से एक थे। और इनको जो है बाद में इनकी जो आर्मी है आईएनए की, ये जो रास बिहारी बोस जी हैं, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर के आईएनए की जो कमान है वो सुभाष चंद्र बोस जी को के हाथ में सौंप दी थी। आईएनए की एक लेडी फीमेल बटालियन भी थी और इस बटालियन का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट और इसकी हेडिंग की गई थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी के द्वारा। ये एक ऑल वॉलंटियर विमेन यूनिट थी जो कि ब्रिटिश राज के साथ लड़ने के लिए तैयार थी। उसके साथ साथ ये मेडिकल सर्विसेज भी इंडियन नेशनल आर्मी को प्रोवाइड करती थी। आईएनए के ट्रायल्स भी हुए थे। आईएनए पे मुकदमा चला था, एक जॉइंट कोर्ट मार्शल हुआ था, बहुत सारे जो आईएनए के सोल्जर्स थे उनको कैप्चर कर लिया गया था इम्फॉल से और उसके बाद इन जो कैप्चर्ड सोल्जर्स थे आईएनए के, उनके ऊपर जो है ब्रिटिशर्स ने कोर्ट मार्शल करने की कोशिश की थी। इन सोल्जर्स में से कर्नल प्रेम सिंह थे, कर्नल गुरबख्श सिंह धिल्लन थे, मेजर जनरल शाह नवाज खान थे और ये जो ट्रायल्स थे 1945-46 में हुए थे रेड फोर्ट में, तो इनको रेड फोर्ट ट्रायल्स भी कहा जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू, वो खुद एक लॉयर थे, फिर सर तेज बहादुर सापरू भी लॉयर थे, कैलाश नाथ कटजू, भूलाभाई देसाई और आसिफ अली, ये सभी लोगों ने इनको जो है डिफेंड किया था। क्योंकि हालांकि इनकी आइडियोलॉजीज काफ़ी डिफरेंट थी, पर हमारे जो यहाँ के लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स थे, इन्होंने जो है ट्रायल्स के वक्त इन सभी लीडर्स को डिफेंड किया था। जब ये ट्रायल्स चल रहे थे तो वहाँ उसकी वजह से काफ़ी अनरेस्ट हो गया कंट्री में और सेलर्स की रॉयल, आपने RIN म्यूटनी का नाम सुना होगा, रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटनी हो गई थी, एयरफोर्स में म्यूटनी हो गई थी। मुंबई कराची से लेके मद्रास से लेकर के विशाखापट्टनम और कैलकाटा में 1946 में बहुत सारे लोग जो रॉयल इंडियन नेवी और एयरफोर्स के थे, वो इस ट्रायल के खिलाफ जो है उन्होंने जो है म्यूटनी कर दी थी। उन्होंने जो है बिगुल बचा दिया था, आंदोलन का, विद्रोह का बिगुल बचा दिया था। और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि अब उनकी सत्ता उनके हाथ में नहीं रही। उन्होंने जो इतने प्यार, मतलब इतने जो एक बहुत ज़्यादा कौशन से जिस आर्मी को सजा संभोर के रखा था, वो अल्टीमेटली जो है उनके हाथ से निकलती हुई उन्हें नज़र आई। और इसीलिए हिस्टोरियंस ने इस अनरेस्ट को मतलब आईएनए के ट्रायल और RIN की जो म्यूटनी थी, इसको कहा था लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मतलब कि इतिहासकारों ने इस असंतोष को ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की अंतिम कील की संज्ञा प्रदान की है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है नेहरू लियाकत एग्रीमेंट के बारे में। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के वक्त जो है नेहरू लियाकत एग्रीमेंट की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। तो नेहरू लियाकत एग्रीमेंट क्या था? नेहरू लियाकत एग्रीमेंट जो है जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान के बीच में एक समझौता हुआ था। इसको जो है नेहरू लियाकत एग्रीमेंट कहा जाता है और इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। ये एक द्विपक्षीय एग्रीमेंट था और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिससे कि एक फ्रेमवर्क बनाया जा सके अल्पसंख्यकों के साथ क्या व्यवहार होगा कंट्रीज़ में, उसमें क्या फ्रेमवर्क है वो उसको प्रदान किया गया था इस पैक्ट में। ये एग्रीमेंट जो है साइन किया गया था क्योंकि बहुत जो है लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रहा था लोगों का, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का दोनों कंट्रीज़ में, मतलब यहाँ से जो है मुस्लिम्स पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से जो है हिंदूज़ इंडिया आ रहे थे। तो अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए दोनों कंट्रीज़ के ये जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। अब इस समझौते के क्या क्या प्रावधान हैं? पहली चीज़ ये थी कि गवर्नमेंट जो है दोनों कंट्रीज़ की देशों ने ये कहा था कि जो हम माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब कि जो भी हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होंगी, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय होगा, उनको आवागमन की सुविधा होगी, मतलब उनको जो है मूवमेंट की का फ्रीडम का मुख होगा। फिर उनको जो है व्यवसाय की सुविधा, मतलब फ्रीडम होगा, मतलब वो कुछ भी काम कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होगा, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन होगा। उनको जो है स्पीच और वर्शिप की का फ्रीडम होगा, मतलब वो कुछ भी बोल सकते हैं,
कुछ भी किसी की भी पूजा कर सकते हैं। उसके अलावा उनको जो है सिटी उनका जो भी उनके राइट्स हैं वो उसका उसकी उनके हितों की इकोनॉमिक राइट्स के हितों की रक्षा की जाएगी। और इसमें जो है रिलीजन के बेसिस पे जो है किसी को भी फेवर नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये कहा गया था दोनों सरकारों के द्वारा कि मौलिक अधिकार जो है घोषित किया जाएगा। मतलब इन अधिकारों को जैसे राइट टू वर्शिप, राइट टू इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप, फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, इनको जो है फंडामेंटल राइट के रूप में घोषित किया जाएगा। तो इंडिया ने तो कर दिया, बट पाकिस्तान ने इस पैक्ट पर कोई भी काम नहीं किया है। पाकिस्तान ने इस पैक्ट को जो है अगर देखा जाए तो इसको जो है अपने साइन तो कर दिया बट इसको अप्लाई नहीं किया था। अब रिफ्यूज उसके अलावा इन्होंने कंट्रीज़ ने ये भी एग्री किया था कि एक कमीशन बनाया जाएगा जिससे कि इंक्वायरी की जा सके कि क्या क्या डिस्टर्बेंसेस हैं और क्या क्या मेजर्स होने चाहिए, जिससे कि इनको जो है जांच आयोग का गठन किया जाए, जिससे कि भविष्य में लोगों का माइग्रेशन ना हो, रिलीजियस कम्युनिटीज़ का दोनों कंट्रीज़ के बीच में माइग्रेशन ना हो। इसको रोकने के लिए जांच आयोग का गठन किया जाएगा और जांच आयोग बताएगा कि रोकथाम कैसे की जा सकती है। फिर जो शरणार्थी हैं मतलब रिफ्यूजीज़ हैं, उनको अपनी संपत्ति का विक्रय करने के लिए, मतलब उनको जो है अगर वो चाहें तो जिस भी कंट्री से वो आए हैं तो वहाँ पे वापस जा कर के अपनी जो संपत्ति है उसको बेच करके आ सकते हैं। तो मूल देश में लौटने की अनुमति प्रदान की गई थी अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने की, और जिससे कि वो थोड़ा मतलब अपनी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से डील कर सकें। उसके अलावा इसमें पैक्ट में ये भी कहा गया था कि जो भी विमेन हैं जिनको एबडक्ट कर लिया गया था तो वो वापस किया जाएगा, उनको अपहृत महिलाओं को सुरक्षित रूप से वापस किया जाएगा, और जो भी लूटेड प्रॉपर्टी है वो भी वापस की जाएगी। और बलपूर्वक जो है धर्मांतरण को मान्यता नहीं दी गई थी। तो आप देखेंगे कि नेहरू लियाकत पैक्ट का एक भी आप देखेंगे एक भी प्रोविज़न, एक भी प्रावधान पाकिस्तान की तरफ से एक भी प्रावधान को जो है पूर्णतः लागू नहीं किया गया। और कहीं ना कहीं इसी वजह से आज एक प्रॉब्लम जो है माइनॉरिटी की, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो अब नेक्स्ट हमें देखना है प्राइवेट पर्स एबॉलिशन। तो प्राइवेट पर्स का हम देखेंगे कि 50 साल हो चुके हैं इसको एबॉलिश किए हुए। ये प्राइवेट पर्स बेसिकली है क्या? दिसंबर 1971 में 26वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंदिरा गांधी जी ने प्रिंसली ऑर्डर को जो है टर्मिनेट करते हुए प्राइवेट पर्स जो था उसको जो है ख़त्म कर दिया था, औपचारिक रूप से ख़त्म कर दिया था। तो प्राइवेट पर्स है क्या? प्राइवेट पर्स जो है एक पेमेंट हुआ करता था जो कि रूलिंग फैमिलीज़ थी उनको दिया जाता था। जो भी हमारे आपको पता होगा कि जब भारत का पुनर्गठन हुआ था, जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, तो बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे और इन प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करके भारत के जो है फोल्ड में लाया गया था। तो उस वक्त जो राजा थे और रूलिंग फैमिलीज़ थी, उन्होंने इस शर्त पे वो जो है इंडिया के साथ आए थे जब उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करने की बात की गई थी, जिससे कि वो जो भी अपना राजकीय हक है उसको छोड़ सकें। तो उनके जो भी उनके रूलिंग राइट्स उन्होंने लूज़ किए थे, इसके एवज में उनको एक पेमेंट किया गया था। इसी पेमेंट को प्राइवेट पर्स कहा जाता है। 1949 में इसको जो है आर्टिकल 291 में डिफाइन किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और प्राइवेट पर्स जो है ये फिक्स्ड और टैक्स फ्री सम होगा जो आपके पूर्व प्रिंसली रूलर्स को गारंटी दिया जाएगा और उनके सक्सेसर्स को दिया जाएगा। ये सम उनके सारे एक्सपेंसेस को कवर करेगा और उसके अलावा जो भी उनकी रिलीजियस सेरेमनी या बाकी कोई सेरेमनीज होती थी उनको भी कवर करेगा। और ये जो प्राइवेट पर्स होता था ये ये एक चार्ज एक्सपेंस था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर। तो अगर इस 1970s में इंदिरा गांधी जी अपनी हेल्म पे थी और आपको पता होगा इन्होंने जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सोशलिस्ट वर्ड हमारे उसमें इंडियन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया था। तो इनकी सोशलिज्म की एक फ़िलॉसफी थी और इनका ये मानना था, और गवर्नमेंट्स का भी ये मानना था कि प्राइवेट पर्सेस जो है ये एक स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। इसीलिए हमारे सोशलिज्म के जो एक फ्रेमवर्क है उसके अगेंस्ट हैं, सोशल ऑर्डर के खिलाफ हैं, इक्वालिटी के खिलाफ हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको टर्मिनेट करने का फैसला लिया था। अब कुछ और इवेंट्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस 28 जून को 2019 में 28 जून को 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस की।
ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो है जर्मनी और एलाइड पावर्स के बीच में जो है साइन की गई थी और इससे वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ था। ट्रीटी जो है 6 महीने की नेगोशिएशन के बाद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का एक रिजल्ट थी और इस ट्रीटी में मेजरली ये ट्रीटी जो है ब्रिटेन के द्वारा, फ्रांस के द्वारा और यूएसए के द्वारा जो है नेगोशिएट की गई थी। जर्मनी और रशिया को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया था पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में। तो बेसिकली इनके ऊपर जो भी इम्पोज किए गए थे रेस्ट्रिक्शंस, वो बिना किसी देखा जाए तो इनको जो है बिना इनके रिप्रेजेंटेशन के वन साइडेड जो है ये एग्रीमेंट हुआ था। सेकंड जो हमें देखना है वो 75th एनिवर्सरी ऑफ लिबरेशन ऑफ ऑस्विच। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी गवर्नमेंट ने 17 मिलियन जो ज्यूज थे उनको मारा था और इनमें सबसे बड़ा जो कैंप था, जू कैंप था, वो ऑस्विच में था जो कि पोलैंड में है। ये सबसे बड़ा था। 1979 में यूनेस्को ने ऑस्विच को जो है एक मेमोरियल का जो मेमोरियल है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया था। 2005 में यूएन ने जनवरी 27 को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाने का फैसला लिया था। अब होलोकॉस्ट की अगर बात करें तो होलोकॉस्ट एक वो पीरियड है वर्ल्ड वॉर 2 का जहाँ पे मिलियंस ऑफ ज्यूज़ को मार दिया गया था, उनको जो है स्लॉटर किया गया था, क्योंकि उनकी जो एक रिलीजियस आइडेंटिटी थी वो एक जू थी। उनकी पहचान के कारण उनकी हत्या की गई थी। अगेन जैसे एक जलियांवाला कांड है ना, वो एक आपकी आत्मा को झकझोरने वाली एक घटना है, वैसे ही ऑश्विच की अगर बात करें तो ये भी एक आत्मा को झकझोरने वाली घटना है। इसमें कुछ मूवीज़ बहुत अच्छे से बनी हैं। स्पेसिफिकली एक जो मूवी आपको देखनी चाहिए जो इस ऑश्विच के सहारे एक मतलब क्रूरता को दर्शाती है, वो है आपकी डेनियल स्पीलबर्ग की एक मूवी है शिंडलर्स लिस्ट। तो ये एक मूवी है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी देखने के लिए। कभी आपको मौका मिले तो आप उस मूवी को देखिएगा और वहाँ से हम देख सकते हैं कि किस तरह से क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया था जूस के खिलाफ। एनीवेज नेक्स्ट हमें मूव करना है बैटल ऑफ गल्लीपोली, या इसको सानाक्ले की बारे, इसको जो है कानाक्ले भी बोलते हैं। ये डार्डनेल्स कैंपेन के वक्त हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त की बात है। यहाँ पे जो है ओटोमन आर्मी को एलाइड फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई करनी पड़ी थी गल्लीपोली पेनिनसुला में। गल्लीपोली पेनिनसुला अगर देखा जाए तो ये टर्की में होता है, टर्की में है स्थित और 1915 से 1916 के बीच में हुआ था। ये एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था, मतलब कि यहाँ पे जो एलाइड फोर्सेस थे या मित्र देश थे उनके द्वारा यूरोप से रूस तक समुद्री मार्ग को अधीन करने के लिए मरमरा स्ट्रेट जो है आपका स्ट्रेट ऑफ सी ऑफ मरमरा, मतलब मरमरा सागर है, और इसको एजियन सागर व भूमध्य सागर से जोड़ने वाले रणनीति डार्डनेल्स जलमग्न माध्यम पर नियंत्रण स्थापित करने का एक असफल प्रयास था। मतलब कि जो एलाइड पावर्स थी उन्होंने कोशिश की थी कि डार्डनेल्स स्ट्रेट जो है, जो कि काफ़ी स्ट्रैटेजिक रूट है, इसको कैप्चर कर लिया जाए। तो डार्डनेल्स स्ट्रेट क्या करता है, ये देखिए आपका मैप में इंपॉर्टेंट है। डार्डनेल्स स्ट्रेट सी ऑफ मरमरा को एगन सी से और मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। तो अगर इसको कैप्चर कर लिया जाता तो रशिया का जो मूवमेंट होता जो वो बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाता, और ये नहीं कर पाए थे इसमें बैटल ऑफ गल्लीपोली की वजह से। तो ये बैटल ऑफ गल्लीपोली जो है टर्की और आपकी मित्र देशों के द्वारा के बीच में लड़ी गई थी। नेक्स्ट आपको देखना है भीमा कोरेगांव की बैटल। तो भीमा कोरेगांव की जो बैटल है ये 1 जनवरी 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवास की जो एक आर्मी फैक्शन था उसके बीच में लड़ी गई थी, पेशवा बाजीराव द्वितीय के अंडर में। ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की एक बैटल है। दलित जो ब्रिटिश आर्मी की बात करें तो ब्रिटिश आर्मी में ज़्यादातर जो सोल्जर्स थे ये दलित के डोमिनेटेड महर थे। दलित बाहुल्य महर जो है ये आपकी आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी, और इसने जो है पेशवा की आर्मी को कोरेगांव में हरा दिया था। तो कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री भी हुई थी महर्स की, जहाँ पे एक लेजेंडरी स्टेटस इस बैटल ने लिया है। तो अगर हम देखें तो इंडियन जो नेशनलिस्ट हैं उनके लिए ये एक जो बैटल है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बैटल रही है, क्योंकि इसको जो है जो दलित समाज है इसको एक लेजेंडरी बैटल के रूप में देखता है, क्योंकि यहाँ पे जो है इन्होंने जो दलित समाज है उसने पहली बार पेशवाओं की आर्मी को हराया था। अगर हम दूसरी तरफ पेशवाओं की बात करें तो वो इसको जो है उल्टे तरीके से देखते हैं कि एक ब्रिटिश आर्मी ने हमारी जो है इंडियन जो फोर्सेस हैं उनको हराया था। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये बैटल जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और इसकी वजह से कई बारी जो है
राइट्स भी हुए हैं इसको लेकर के, तो इसीलिए ये हमेशा न्यूज़ में रहती है। फिर बैटल ऑफ इम्फॉल की बात करते हैं, तो इम्फॉल का पीस म्यूजियम जो है सेटअप किया जा रहा है रेड हिल, जो कि इम्फॉल में है वहाँ पर, और ये जो है कोमेमोरेट करेगा 75th एनिवर्सरी बैटल ऑफ इम्फॉल की जो थी उसको कोमेमोरेट करेगा। बैटल ऑफ इम्फॉल जो है फाइट की गई थी जापान और एलाइड फोर्सेस के बीच में, और इसमें बैटल में जापानीज़ ने एशिया की जो मार्च थी एशिया में वो स्टॉप की गई थी। मतलब जापानीज़ को पहली बार जो एक असफलता हासिल हुई थी एशिया में, वो इम्फॉल की बैटल में ही हासिल हुई थी। नेक्स्ट हमें देखना है सेलुलर जेल। सेलुलर जेल को जो है काला पानी भी कहा जाता है, और ये एक कॉलोनियल प्रिजन था, और ये अंडमान और निकोबार में स्थित है। प्रिजन जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जो राजनीतिक कैदी थे, उनको निर्वासित करने के लिए इस प्रिजन का यूज़ किया जाता था। बहुत सारे जो डिस्टिंग्विश्ड हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको सेलुलर जेल में रखा गया था, जैसे कि दीवान सिंह काले पानी, फजल ए हक खैराबंदी, योगेंद्र शुक्ला, बटुकेश्वर दत्त, आपको पता होगा इनके बारे में, फिर मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, अली अहमद सिद्दीकी, मौलवी लियाकत अली, विनायक दामोदर सावरकर, इनके बारे में हमने कल भी पढ़ा था। फिर बाबा राव सावरकर, सचिंद्र नाथ सान्याल, ये जो हमारे रिवॉल्यूशनरीज थे, इन सबको जो है सेलुलर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट हमें देखना है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में। विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में स्थित है, और इसकी जो स्थापना है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1921 में की गई थी। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी बनाया गया है। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ये किया गया था, और ये एक्ट जो है 1951 में पास की गई थी। फिर गुजरात विद्यापीठ के बारे में देखना है। ये महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में इस्टेब्लिश की गई थी, और महात्मा गांधी इसके ताउम्र चांसलर भी रहे थे। ये एक विद्यापीठ है जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के द्वारा स्थापित की गई थी। इसके अलावा काशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ भी उस वक्त एनसीएम के वक्त स्थापित किए गए थे। तो इसके साथ ही हमने एक 9th वाला जो पूरा जो हमारा इशू था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा बस एक लेक्चर बचा है, उसमें हम प्राइजेस और अवार्ड्स और जो मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे। 10 और 11 को कंबाइन करके एक और लेक्चर देखेंगे। इसके साथ हमारी जो कल्चर सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक सीरीज़ के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और PT 365 हम जल्दी से कवर कर लेंगे। उसके बाद हम और अच्छी अच्छी ऑसम सीरीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से @सिविल्स तैयारी पे को सर्च कीजिए टेलीग्राम में, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फ्री कंटेंट आपको जो है मिलेगा वहाँ पे। फ्री नोट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी जो आपके पेड कंटेंट है वो आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। डेली मैं आपको द हिंदू के हाईलाइट्स देती हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है, और जो आर्टिकल्स हैं उनको मैं खुद हाईलाइट करके देती हूँ, तो आपकी जो मेहनत है ना न्यूज़पेपर पढ़ने की वो भी कम हो जाएगी। उसके अलावा हम जो क्वेश्चंस हम देते हैं, डेली आंसर राइटिंग क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, और फिर इसका जो है डिस्कशन हम करते हैं अपनी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में। तो अगर आपने अभी तक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस नहीं देखी है तो गाइस ज़रूर देखिएगा। मैं देखिए इसको सेल नहीं कर रही हूँ, बट डेफिनेटली मैं गारंटी कर सकती हूँ कि जितनी भी आज तक आपने न्यूज़ एनालिसिस देखी होंगी यूट्यूब में, उसमें आप CNN को सबसे अलग पाएंगे, क्योंकि CNN न केवल द हिंदू जो है डिस्कस करता है, ये डाउन टू अर्थ का आर्टिकल डिस्कस करता है, EPW के आर्टिकल्स डिस्कस करता है, फॉरेन पॉलिसी के जो है मैगजीन है उसके आर्टिकल्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, द डिप्लोमेट के आर्टिकल डिस्कस किए जाते हैं, और जो भी मेरे को जो है प्रीमियम कंटेंट मिलता है अच्छे से अच्छा, वो आर्टिकल्स मैं लेकर के आती हूँ आपके लिए। और इसको अगर आप कॉन्स्टेंटली अगर इसको देखेंगे ना तो आपके पास इतना बढ़िया डेटा हो जाएगा कि डेफिनेटली गारंटी दे रही हूँ मैं आपको कि आपकी जो मेंस आंसर राइटिंग है अबव पार होगी। मैं बहुत जल्दी इसमें जो है फ्लो चार्ट भी यूज़ करना शुरू करूँगी, जिससे कि आपकी जो आंसर राइटिंग है एकदम प्रोफेशनल आंसर राइटिंग बन सके। तो इसीलिए जल्दी से उसको भी देखना शुरू कर दीजिए अगर आप नहीं देखते हैं, और जुड़े रहिए हमारे साथ। आपके बहुत सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम 2000 सब्सक्राइबर जो है हिट करने वाले हैं, तो तहे दिल से मेरा शुक्रिया आप सबको। मैं बहुत कम आपसे बातें करती हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि मैम जो है हमसे खुलती मिलती नहीं है, बट मैं जो है आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा कम बातें करती हूँ। बट आपका प्यार और आपके जो भी कमेंट्स हैं उनको मैं बहुत प्यार से पढ़ती हूँ, और हमेशा आपके कमेंट्स मेरे दिल के करीब होते हैं। तो टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम, एंड कीप सपोर्टिंग मी, एंड थैंक्स अ लॉट।